नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके माध्यम से आपने जो भी तैयारी की होगी, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधे बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर और ये सभी प्रश्न जून 2025 की परीक्षा पर आधारित हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम समय रहते उन विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखकर जाएंगे जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ में प्रश्न पत्र की प्रकृति को भी ध्यान में रखेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है, खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। तो यहाँ पर सवाल खड़ी बोली से संबंधित पूछा गया है और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं किसी न किसी रूप में इस प्रश्न से उन ऑप्शन का संबंध। पहला ऑप्शन दिया गया, अकबर के समय में गंग कवि ने छंद छंद वर्णन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरिऔध कृत प्रिय प्रवास है। लल्लू लाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिगणित है, यानी कि गिना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, कथन है जो कि असत्य है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला ही। आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया होगा कि आज जो रचना का नाम दिया गया है चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। यहाँ पर कीर्ति दिया गया है, यही गलत हो गया, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन जो है कथन वो गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि 1798 दिया गया है, तो इसको अगर आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1741 हो जाएगा। और खड़ी बोली में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि पहली ऐसी कोई रचना है जो परिमार्जित है, ठीक है। आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली में पहला महाकाव्य है और लल्लू लाल ने जो प्रेम सागर लिखा है वो खड़ी बोली यानी जब वो फोर्ट विलियम कॉलेज इत्यादि में थे तभी इस ग्रंथ की रचना की। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपरोक्त पंक्तियां हिंदी साहित्य के किस लेखक की हैं। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जब मैं इस प्रश्न को वक्त लेकर पढ़ रहा था तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया होगा कि सही जवाब है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। आप देखेंगे कि ये कथन बीच में से भी तोड़कर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। कई बार एग्जामिनर आपको चौंकाने के लिए कथन जो पॉपुलर कथन होते हैं, लोकप्रिय कथन जो आमतौर पर परीक्षाओं में आते हैं, उनके कई बार अगले वाक्य को भी जोड़ देते हैं ताकि आप भ्रमित हो जाएं कि आखिरकार ये सवाल पूछा कहाँ से गया है। सवाल पूछा गया था रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों ने नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, हरि नारायण व्यास। तो ये पंक्तियां किस कवि की, तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, रघुवीर सहाय द्वारा लिखित ये पंक्तियां हैं और इनकी कविता है यही मैं हूँ। पंक्ति ये इस काव्य कविता से इसको लिया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिए और ध्यान में रखिए कि जितने भी यहाँ पर रचयिताओं का नाम दिया गया है किसी न किसी सप्तक से जुड़े हुए हैं। तो किन सप्तकों से, अभी पंक्तियों से सवाल पूछ लिया गया, आगे हो सकता है इस सप्तकों से पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या रचना माधव प्रसाद मिश्र से
संबंधित नहीं है। सुदर्शन, एक टोकरी भर मिट्टी, सब मिट्टी हो गया, वैश्वकारक। तो कौन सी ऐसी पत्रिका है या फिर रचना जो कि माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं? अपने विद्यार्थियों देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पे बातचीत किया है, इसमें ज्यादातर प्रश्न आपको दिखाई देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से लिए गए हैं। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, आप किताब खोलकर देखेंगे ये जो प्रश्न यहाँ पर है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि एकदम से जो भी तथ्य उसी किताब से लिए गए। आप नए समय में हो सकता है कि तमाम लोग बोले कि फला किताब पढ़ लीजिए, फला की नोट्स को पढ़ लीजिए, फला की वीडियो को देख लीजिए, लेकिन हमारा बार बार जोर रहा है कि मूल किताबों को जरूर पढ़िए, सवाल वहीं से उठाएंगे। हमने आपको वक्त दिया था कि आप सही उत्तर तक पहुंचे, बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच गए। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, एक टोकरी भर मिट्टी। माधव प्रसाद मिश्र का नहीं है, बल्कि माधवराव कप्रे द्वारा जो लिखित कहानी है आप वो है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया इसमें? ऑप्शन दूसरा हो गया। बाकी जो भी आप देख रहे हैं कि माधव प्रसाद मिश्र ने सुदर्शन नामक पत्रिका का संपादन किया है, ध्यान रखिए आगे पूछा जा सकता है। तब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र की रचना है। वैश्वकारक, माधव प्रसाद मिश्र से जुड़ा हुआ तथ्य है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था? आमतौर पर आप देखेंगे कि जब एक्सपर्ट को समय नहीं रहता है या फिर ज्यादा लिखने का मन नहीं करता है तो प्रेमघन लिख देता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा नाम लिखा गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है सरस्वती, सुदर्शन, जासूस, आनंद कादम्बिनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। लेकिन आगे की दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए कि सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष इसके संपादन की शुरुआत करते हैं और फिर श्याम सुंदर दास आते हैं, फिर इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो ये सभी तथ्य जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर भले सरस्वती पत्रिका विकल्प में आई हुई है, लेकिन आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे जुड़े हुए तमाम तथ्य महत्वपूर्ण है। तो दर्शन की बात हमने किया अभी, माधव प्रसाद मिश्र ने इसको किया हुआ है। जासूस गोपाल राम गहमरी ने किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी आपने देख लिया कि आनंद कादम्बिनी लिखा, संपादित किया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसी तरीके से नागरी नीरद का भी संपादन किया गया है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हूबहू एकदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से यह प्रश्न उठाया गया है। अगर आपके पास किताब होगी तो जरूर देखिएगा, आधुनिक काल से संबंधित एक प्रश्न है। पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। यह एक सामाजिक नाटक है। इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है। इसमें सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। तो कमला के बारे में पूछा गया कि कौन सा तथ्य सही नहीं? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, कमला भट्ट जी की प्रथम कृति नहीं, बल्कि इतिहास पढ़ेंगे तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि हाल ही में एक नाटक छपा हुआ है जिसका नाम है कमला। तो प्रथम नहीं है। अब प्रथम आप देखेंगे कि जैसे विक्रमादित्य इत्यादि नाटक इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दाहर या फिर हिंद पतन नाम से लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, और बाकी ये सामाजिक नाटक है, किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण। एक तो आप देखेंगे कि गोदान जो उपन्यास है, उपन्यास के तौर पर किसान आंदोलन या फिर किसानों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, लेकिन उदय शंकर भट्ट लगभग उसी दौर के रचनाकार रहे हैं, उन्होंने कमला में इस चीज का जिक्र किया हुआ। तो ये प्रश्न एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से उठा लिया गया है। तमाम विद्यार्थी इधर उधर भटकते रहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, तो अभी भी शुक्ल जी की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, हमने एक पुस्तक भी इस पे लिखी हुई है, आपने जरूर उसको खरीदा होगा, वस्तुनिष्ठ संकलन। तो आप उसको पढ़िए। अगला प्रश्न है कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार, उपरोक्त दोहा किस कृति में संकलित है? पहले जमाने में ये पूछा जाता था कि किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है,
या फिर इस दोहा के रचयिता कौन? लेकिन थोड़ा सा बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा रहा है। ये बहुत ही पॉपुलर, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये भी खूब पूछा जाता है। तो किस कृति में? ऑप्शन दिया गया बिहारी सतसई, अंग दर्पण, रस प्रबोध, काव्य कलाधर। सही जवाब इसका ऑप्शन दूसरा, अंग दर्पण। तो ध्यान में आना चाहिए कि आखिरकार अंग दर्पण इत्यादि किसने लिखा हुआ है। तो समझ जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि पंक्ति किसकी। ठीक है, हर एंगल से आपको देखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रशाणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं आपकी कई जगहों पर अविनाश शुक्ल का नाम लिए ही उनके किताब से सवाल बने हुए हैं। कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न में नाम है। तो नागरिक प्रचारणी सभा के संदर्भ में शुक्ल जी का कौन सा विचार नहीं है, हमें बताना है। संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास हुए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती। तो कौन सा इसमें विचार शुक्ल जी का नहीं है? ऑप्शन जो चौथा दिया गया, ये कथन गलत है एक तरीके से। बाकी आप देखेंगे कि नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि उस जमाने के उत्साही छात्रों ने, जिसमें श्याम सुंदर दास तो थे ही, इसके अलावा दो लोगों का नाम और, तीन लोगों ने मिलकर नागरिक प्रचारणी सभा हमें काफी योगदान दिया हुआ है। तो 1900 संवत 1950 में कुछ उत्साही छात्रों के उद्योग से यानी प्रयास से काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। हमने उसको ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा? श्याम सुंदर दास का। इसके पहले सभापति कौन थे? भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो ऊपर के तीनों तथ्य हो सकता है कि वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं या फिर इसी तरीके के लंबे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, हमें नहीं पर फोकस करना है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। बच्चे माँ को खिलाती है, पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, लड़के ने कपड़ा सिलवाया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कि इसमें कोई कार्य किसी द्वारा करवाया जाता है। इसमें बार बार देखेंगे कि किसी को प्रेरित किया जाता है, तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हमें बताना कि नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ठीक है, बाकी में है, माँ बच्चे को क्या करती है? खिलाती है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं और लड़के ने कपड़ा सिलवाया। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों क्रियाओं में प्रेरणार्थक क्रिया है और ऑप्शन तीसरा जो है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं। हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो कौन सा तथ्य इसमें सही नहीं? ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है कि प्लुत में आप देख रहे हैं कि दीर्घ से कुछ ह्रस्व कहा जा रहा है यहाँ पर, बल्कि प्लुत में क्या होता है कि जब हम उच्चार करते हैं तो दीर्घ और ह्रस्व से 3 गुना उसमें हम प्रयास करते हैं। जैसे ओम शब्द है तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत है। ठीक है, इस तरीके से उसका चिन्ह भी होता है। बाकी जितने भी तथ्य दिए गए हैं सभी क्या है? सही। अगला प्रश्न, पीयूषो कहियो संदेशड़ा हे भौरा हे काग इस कवि की पंक्ति? मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल लगा लिया होगा। मलिक मोहम्मद जायसी, नागमती वियोग खंड से। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट है, उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से? भारत भारती आपके सिलेबस में लगा हुआ है। हमने
शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भारत भारती पर बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया था। जो विद्यार्थी नए पुराने का भेद न करते हुए लगातार चैनल पर विश्वास करते हुए पढ़े होंगे, वो निश्चित तौर पर इसका जवाब दे देंगे। ऑप्शन दिया गया है दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, व्यापार, कृषि और कृषक। तो मार्केट की बात आ रही है और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है, कृषि और कृषक। जो भाग है उसमें ये पंक्तियां, ठीक है। नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि हैं? नंद किशोर आचार्य इस सप्तक के कवि हैं। हमारा जोर अक्सर रहता है कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जितने भी करीब 28 कवि हैं, उनको जरूर ध्यान में रखें। हमेशा उनसे किसी न किसी रूप में सवाल पूछा जाता है, चाहे रचनाओं के माध्यम से हो, पंक्तियों के माध्यम से हो, या इस टाइप से सवाल हो जाए कि कौन किस सप्तक से जुड़ा है। नंद किशोर आचार्य का संबंध किससे है? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, चौथा शतक से इनका संबंध। अगला प्रश्न है, बीजक में संकलित रामायणियां किस छंद में लिखी गई? तो बीजक जो कि कबीर दास की रचनाओं का संकलन है और इसको संकलित किया धर्मदास ने। और कितने भागों में है ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। अब रामायणियां जो दी गई हैं, अब वो किस छंद में लिखी गई? ऑप्शन दिया गया है कड़वक, सोरठा, चौपाई, दोहा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, ये थोड़ा सा एक तरीके से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन है, तीसरा और चौथा। हम चाहते तो इसमें कुछ अलग से अपना कर सकते थे, लेकिन इसी बहाने कम से कम आपको याद रहेगा कि रामायणिया, चौपाई और दोहा। टीडी अगर आप याद कर लेते हैं तो रामायणी एकदम से याद हो जाएगा कि इस छंद में, ठीक। तो इसी बहाने कई बार हम क्रिकेट देखते हैं, व्हाइट बॉल जाती है तो भी बैट पर लग जाता है तो 4 रन मिल जाता है। तो कुछ कुछ वही चीज है। अगर जो चौपाई बताएगा उसका भी सही हो जाएगा, दोहा जो बताएगा उसका भी सही हो जाएगा। आपको दोनों ध्यान रखना। यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही? यानी आप देख रहे हैं कि संवाद पर आधारित ये प्रश्न है कि यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी। स्वप्न सर्ग में मनु ने, स्वप्न सर्ग में श्रद्धा ने, संघर्ष सर्ग में श्रद्धा ने, संघर्ष सर्ग में मनु ने। तो हमें बताना है कि आखिरकार ये किसका कथन है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, संघर्ष सर्ग में मनु द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। इसी बहाने जो भी कामायनी में 15 सर्ग हैं उनके क्रम को विधिवत तरीके से ध्यान में रखिए और क्रम से संबंधित प्रश्न आ जाएगा तो आप सही कर। बाकी जो आपके सिलेबस में सर्ग लगे हुए हैं, उनकी प्रमुख पंक्तियों को अच्छे से देख कर जाइए। और जब इस मैं क्वेश्चन पेपर को देख रहा था तो इसमें कुछ जो सर्ग दिए गए उनसे अलग भी सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। तो खैर परीक्षा में कई बार थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है? फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। आइए किसका कथन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने यूनिट 5 हिंदी कविता महादेवी वर्मा की सभी कविताओं को अच्छे से पढ़ा होगा तो हमने बार बार आप सभी को बताया था कि उनके प्रिय प्रतीकों में दीपक और बादल काफी उनके प्रिय प्रतीक रहे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो भी एक अनुमान लगा सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने क्या लिखा कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। बहुत बड़ी बात इसमें कही जा रही है, आप पंक्तियों को जरूर महसूस कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? रूसी रूपवाद पाश्चात्य सिद्धांत है, खासतौर से जो वाद पर आधारित सिद्धांत है उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है। एफ आर लेविस, रोमन जेकोब्सन, विक्टर श्लोस्की, बोरिस एकेनबाम। तो रूसी रूपवाद से संबंध किसका नहीं? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, एफ आर लेविस का हम अध्ययन करते हैं नई समीक्षा के अंतर्गत, ठीक है।
अगला प्रश्न है, बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त। तो ये किसका कथन है? थोड़ा सा देख रहे हैं आप, पहले कथनों को पहले दिया जाता था, फिर बाद में पूछा जाता था कि किसका कथन है, लेकिन अब चेंज किया जा रहा है। सवाल वही है, उसका उत्तर भी आपने ढूंढ लिया होगा कि सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा। लेकिन थोड़ा सा पूछने का जो ढंग है उसको बदला जा रहा है, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा सा वहां पर लड़खड़ाएं, परेशान हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, ध्यान में रखा होगा चीजों को, और 91 जो हमने वीडियोज बनाई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर केंद्रित, उसको अगर काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? ऑप्शन दिया गया नीचे, डेनियल बेल, डेरिडा, रोला बार्थ। लेखक की मृत्यु, जब आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें इतिहास का अंत हो चुका है, लेखक की मृत्यु हो चुकी है, मनुष्य भी मर चुका है, सारी चीजें यहाँ पर घोषणा की गई। किसने किया लेखक की मृत्यु? ईश्वर की मृत्यु के बारे में भी बात की जाती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, रोला बार्थ ने घोषणा की कि लेखक की अमृत्यु। ठीक है, ये इन लोगों का सिद्धांत रहा। आगे आप, आप ध्यान रखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हुए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दिन के प्रति यह उद्गार किसके हैं? होरी, धनिया, गोबर, तिलिया। ठीक है, तो ये बात किसने कही कि भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। ये बात 1936 में प्रेमचंद लिखते हैं, और एक बहुत ही क्रांतिकारी टाइप का वाक्य है। ये बात किसने कही? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, धनिया ने इस बात को कहा हुआ है दाता दिन से। ठीक है, और दाता दिन, माता दिन, इन लोगों को आप जानते होंगे, और साथ में यहाँ पर सिलिया दिया गया है। ये भी प्रसंग काफी महत्वपूर्ण रहा है गोदान के संदर्भ। मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था? यानी कि मानस का हंस की भूमिका को आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। भूमिका को लेकर हमने जो भी मुख्य उपन्यास रहे हैं उनकी भूमिकाओं को लेकर बहुत पहले ही आप सभी से चर्चा कर ली थी। आपने उन वीडियोज को देखा होगा। ठीक है, तो आप तुरंत सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाबू। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, विनय पत्रिका। आपने बताया कि विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। मानस का हंस आमुख में इस बात का उल्लेख अमृतलाल नागर ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा, रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग्य परक अर्थ दिया गया? महाभोज, अंजो दीदी, सिंदूर की होली, बकरी। तो किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा, रघुपति राघव राजा राम को व्यंग्य परक अर्थ दिया गया? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बकरी। सरस्वती दयाल सक्सेना का जो नाटक, पतला सा नाटक है, हमने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि कम समय में जो भी छोटी छोटी रचनाएं, ठीक है, और उनके मूल टेक्स्ट को जरूर पढ़कर जाइए, वहां से सवाल पूछे जा सकते। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? नारायण दास, गोवर्धन दास, महंत, राजा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, महंत। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। तो अंधेर नगरी नाटक को भी हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, टेक्स्ट के रूप में है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिए, जो खास तौर से नए विद्यार्थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है,
शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपरोक्त कथन किसका है? मल्लिका, कालिदास, विलोम, निक्षेप। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, ध्यान रखना है। ठीक है, योग्यता जो है वो किसी व्यक्तित्व का एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष प्रतिष्ठा द्वारा होती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, निक्षेप का ये कथन है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो अब इसका 4 हो गया। अगला जो प्रश्न है, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? दिनमान, सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान। मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे, इसका प्रकाशन आप जानते हैं कि 1969 में हुआ और इसके 3 अंकों का प्रकाशन हुआ किसमें? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, धर्मयुग। धर्मयुग जो कि साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, और इसके संपादक के रूप में थे धर्मवीर भारती। 1949 ईस्वी से लेकर 1980 के दशक तक ये छप निकलता रहा। काफी इंपॉर्टेंट ये पत्र रहा है धर्मयुग। उसी में धारावाहिक रूप में आधे अधूरे जो नाटक है का प्रकाशन हुआ है, जरूर ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। उपरोक्त कथन किसका है? मातृगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, भिक्षु, धातु सिंह। तो भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति फैला रहा है या फिर विकीर्ण कर रहा है, किसका कथन है यहाँ पर? सही जवाब हो रहा है इसका ऑप्शन चौथा, धातु सेन। धातु सेन आप जब पढ़ेंगे स्कंदगुप्त को तो इसमें आप देखेंगे कि एक विदेशी पात्र है और इसका एक नाम और है। आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर भी हो सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपरोक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के इस खंड से उद्धृत है? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। तो प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया और भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। 3 घटनाओं का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, ध्यान रखना है। अब पंक्तियां कई बार बहुत कुछ कहती हैं, तो ये बात कहाँ कही गई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, उषा और ईश्वर। जैसा कि आप जानते हैं कि शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 इसके खंड हैं। मतलब इसके तो वैसे देखेंगे तो 3 भाग हैं। शेखर आपको पहला ही भाग पढ़ना है, ठीक है, 1। लेकिन इसमें खंड कितने हैं? भाग 1 में खंड है 4। तो उसमें से ये पंक्ति जो भी ली गई उदाहरण लिया गया है, ये उषा और ईश्वर खंड से लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, यह किसका कथन? जैनेन्द्र, अज्ञे, देवराज, इलाचंद्र जोशी। तो सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इलाचंद्र जोशी का यह मानना है कि छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है। और इसी तरीके से कुछ मुक्तिबोध का भी मानना है कि जो भी छायावादी कवि हैं उनका जो दुख है, अब वो केवल दिखावा वाला दुख, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि जो उनकी कल्पना लोक की उड़ान है वो उनके अक्षमता की पूर्ति का प्रयास करते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब आप ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, केवल कल्पना ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को आप कमजोर भी कर। मान लीजिए कि आप खाली कल्पना करें कि अ, बिना अभ्यास किए या फिर बिना पढ़े हम यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अक्षमता की पूर्ति का ही प्रयास होगा। क्योंकि आप हम स्टूडेंट्स के बीच में काम करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसी तरीके से उदाहरण को जोड़ें जिससे कि आप समझ पाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल देव ने पावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? तो मैलांचल अगर आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आपके दिमाग में आने लगेगा। ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए, ताकि बावन दास गांव का मुखिया न बन जाए, ताकि बावन दास लक्ष्मी के चित्र से उतर जाए,
ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब न करें। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला है, ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए इसलिए बालदेव ने गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता जला दिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ये जो ताकि ताकि अ, शब्द आया हुआ है, मुझे याद है कि एक बार मैं एमए की कॉपी चेक कर रहा था, एक विद्यार्थी ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग खूब किया हुआ था, ऐसे ऐसे तिरछा किया हुआ था, ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे कर दिया, पूरा एक पेज भरा हुआ था। मैंने कॉपी पर लिखा कि ये ताकि क्या होता है, ठीक है। अब उसको खुद नहीं मालूम होगा कि क्या क्या, कई बार बच्चे पेज भरने के लिए लिखते हैं, क्योंकि हम यूपी एलटी मेंस इत्यादि की तैयारी करा रहे हैं, जीआईसी जीडीसी आने वाले समय में उनका भी लिखित एग्जाम होगा, तो हमें शब्द यहाँ पर आ गया तो आपको हमने बता दिया। इसी बहाने आपने याद कर लिया होगा कि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए इसलिए बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता जला दिया। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता। ठीक है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया? कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ठीक है। दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा, स्त्री सेवा पद्धति। तो ये कथन किस निबंध से लिया गया है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा, दिल्ली दरबार दर्पण। आपके सिलेबस में ये दोनों निबंध लगे हुए हैं, समय मिले तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है कि किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है? आप देख रहे हैं, फिर एक बार रामचंद्र शुक्ल से सवाल आ गया, और इस बार यही, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तो वैचारिक यहाँ पर निबंध है। ऑप्शन दिया गया, मार्मिक तथ्य, सभ्यता के आवरण और कविता, सौंदर्य, मनुष्यता की उच्च भूमि। तो किसमें दिया गया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सौंदर्य। अब कविता क्या है, निबंध काफी लंबा है, बड़ा है, लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस निबंध को पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है, निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है, यह विद्या निवास मिश्र मिश्र का पहला ललित निबंध है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, पहला ललित निबंध नहीं है, पहला तो चितवन की इच्छा है। ठीक है, चितवन की छा, ये पहला निबंध है। बाकी आप ध्यान में रखिए कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है लोकगीत से प्रेरित है। सांस्कृतिक, कुल मिलाकर जो विद्यानिवास मिश्र है ललित निबंधकार, तो ललित निबंध अपने आप में लोक से जुड़ा रहता है, उसमें संस्कृति सभ्यता इत्यादि की बात की जाती है। तो विद्यानिवास मिश्र, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे। पर्वों का क्रम, दिशा की खोज, दिशाहारा, दिशांत। तो असत्य कथन हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अब बाकी आप जितना देख रहे हैं, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न वन लाइनर में आता रहता है, यूपी टीजीटी पीजीटी इत्यादि का एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आ जाता है। अभी हाल ही में यूपी एलटी का एग्जाम हुआ था प्री का, और उसमें भी ये सवाल आया हुआ, दूसरे मोड में आया था लेकिन आया था। तो विष्णु आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। 1974 में का प्रकाशन होता है। 14 वर्ष लगे थे इसको लिखने में, और इसमें 3 पर्व हैं, पर्वों में विभाजित है। इनका जो क्रम है वो थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, इसके वजह से ये कथन क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है। हमने इसको कम्युनिटी सेक्शन में भी
सवाल के रूप में पूछा था। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा एक तथ्य असत्य है? इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। पुस्तक का समर्पण राजेंद्र प्रसाद के नाम है। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित। तो असत्य है ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अब इसी बहाने 4 अध्याय हैं, तो कम से कम अगर आपने पूरी किताब नहीं भी पढ़ी हो तो कम से कम चारों अध्यायों आपके नाम को आप जरूर ध्यान में रखें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपका काम हो पाए। जैसे जो पहला अध्याय है, ऑलरेडी हमने संस्कृति के 4 अध्याय पर कम समय में कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, इन चीजों को लेकर 60 नोट्स हमने बनाया हुआ है। आज जो विद्यार्थी पहले से देख रहे होंगे जरूर वो याद कर लिए होंगे। फिर भी हम बता रहे हैं, पहला जो अध्याय है भारतीय जनता की रचना, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है, ये तो पहला अध्याय हो सकता है कि ये कभी ऑप्शन के रूप में आ जाए। दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, ये दूसरा अध्याय का नाम है। तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसको आप अपने दिमाग में रखिए और याद भी करते जाइए। और चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप, भारतीय संस्कृति और यूरोप। 4 अध्याय में बटा हुआ है। बीच में आप देखेंगे कि प्रकरणों में भी बटा हुआ है, अलग अलग अध्याय में अलग अलग प्रकरण है। तो कम से कम इस प्रश्न के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के चारों अध्यायों को क्या नाम है उनका आप नाम याद कर लेंगे। और क्यों ये दूसरा कथन गलत हो गया, क्योंकि जो तीसरे अध्याय का नाम है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक है, तो इन चारों का ध्यान रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। भाई सरकारी पैसा का ममता है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है। अब भोला राम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? तो प्रश्न में ही बता दिया गया कि भोला राम का जीव जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है, तो उसमें किन चरित्रों के मध्य ये संवाद हुआ है? भोला राम का जीव और चपरासी के बीच में, नारद और चपरासी के बीच में, नारद और साहब के बीच में, भोला राम की पत्नी और साहब के बीच में। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नारद और साहब के बीच का ये संवाद है, जिसको कि हम वार्तालाप यहाँ पर कह रहे हैं। भाई सरकारी पैसे का मामला है यहाँ पर, बल्कि ठीक है, सरकारी पैसे का मामला है। चूंकि हमारे टाइपिंग में हर जगह ल के स्थान पर त हो जा रहा है, तो ध्यान में रखना है। सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, और बाकी चीजें आप समझ गए। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी में उसने कहा था कि संबंध में यह टिप्पणी किसकी? तो ऑप्शन दिया गया मधुरेश, नामवर सिंह, विजय देवनारायण साई, रामचंद्र शुक्ल। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा, तो उसी में उसने कहा था का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी ने इस बात को कहा। और आप देखेंगे ये प्रश्न एक तरीके से रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको। सिक्का बदल गया, कहानी का पात्र नहीं है। सिक्का बदल गया, कहानी का पात्र नहीं है, हमें बताना है। तेरे, दाऊद खां, कहानी ददन मियां। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ददन मियां का संबंध किसे है? मलबे का मालिक से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें? कहानी कोशी का घटवार का यह कथन इस पात्र का है।
तो कोसी का गढ़वाल शेखर जोशी की कहानी, उससे ये लिया गया। किस पात्र ने इस बात को कहा और बहुत बड़ी बात कहा। आजकल जिस तरीके से जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। गोसाई लक्ष्मा का बाप हवलदार धर्म सिंह लक्ष्मा। तो जब यहाँ पर कहा जा रहा है छोकरी मतलब बेटी, तो कौन कह सकता है? तुरंत आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये कह सकता है लक्ष्मा, लक्ष्मा का बाप। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे कि लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन किस आलोचक का? तो परिंदे के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया राजेंद्र यादव, सुरेंद्र चौधरी, देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नामवर सिंह का यह कथन है। कहानी नई कहानी में पढ़ेंगे, परिंदे को लेकर उन्होंने कहा कि ये नई कहानी की पहली कहानी है एक तरीके से, ठीक है, पहली नई कहानी के रूप में इसको माना है और बाकी उसका विश्लेषण करते हुए ये बात कही हुई। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अंधेर नगरी नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम क्या है? अंधेर नगरी नाटक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अंकों का शीर्षक दिया गया है। अब उसको क्रम के अनुसार यहाँ पर बताना है। बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, बाह्य प्रांत। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, अब पहले नंबर पे है बाह्य प्रांत, फिर बाजार का अंक है, ठीक, फिर इसके बाद है जंगल का, फिर इसके बाद है राज्यसभा का, ठीक, फिर सबसे अंत में क्या है? अरण्य का। तो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन चौथा। 40 का जो है यहाँ पर ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से जितने भी नाटक लगे हुए अगर उनके शीर्षक हैं, चाहे वो अंधा युग का हो जाए, अंधेर नगरी का हो, भारत दुर्दशा का हो, किसी का भी हो, तो उनको शीर्षकों को जरूर एक जगह नोट करके आप याद करके रखें कि उसका क्रम क्या, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुर्दहिया आत्मकथा को तुलसी राम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित विभाजित किया। इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है? मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, भूतनिया नागिन, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास। हाँ, तुलसी राम की मुर्दहिया आत्मकथा को लेकर हमने पहले भी इस चैनल पर बातचीत की है और बताया भी है कि किस तरीके से आप शीर्षकों को याद रखें। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से हम इसका जिक्र कर देते हैं इसमें। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा है। यानी कि पहले नाम है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, फिर दूसरे नंबर पर है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, इसके बाद तीसरे नंबर पर है अकाल में अंधविश्वास, ठीक है, फिर आपका मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन और पांचवें नंबर पर आप देख रहे हैं कि भूतनिया नागिन। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्रम सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके के प्रश्न जो है थोड़े से कठिन में माने जाएंगे जब तक आप कहानी को बहुत अच्छे से न पढ़ें, और चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इसलिए इस तरीके के प्रश्नों को हम्म, देखकर घबराना भी नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी समग्र गाड़ी बहुत मिलेंगी, ठीक है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महका रहा है। इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। अब देखिए, जब इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी इसका सही जवाब दे पाएंगे।
थोड़ा-सा कठिन क्वेश्चन के रूप में हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है कि पहले नंबर पर तो यही है, चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी गाड़ी बहुत मिलेंगी। फिर दूसरे नंबर पे है और इस बार जनानी सवारी है, औरत है या चंपा का फूल, जब से बैठी है तब से उसमें सुगंधी आ रही है। फिर है इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत में फर्क होता है। ठीक है, तुम मेरे उस्ताद हो, बातचीत उसमें चल रही है तो ये चौथे नंबर पर हो गया। और पांचवें नंबर पे है इस हरदम रुपया रुपया पैसा रखिए रुपया क्या करेंगे दादा। तो सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन चौथा, ए डी बी सी ई। ठीक है, यही क्रम है। कुछ क्वेश्चन हर बार इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, थोड़े से कठिन तो रखा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है? बना बनाम लॉर्ड कर्जन, वंग विच्छेद, ठीक है, वायस राय का कर्तव्य, सर सैयद अहमद का खत, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो शिव शंभू के चिट्ठे का क्रम है, ये भी काफी महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें शीर्षक दिए गए हैं अलग अलग ढंग के। तो इसका जो यहाँ पर सही हो रहा है, पहले नंबर पे है ये वाला जो ऑप्शन ए है पहले नंबर पे। फिर दूसरे पर है वायसराय का कर्तव्य। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे है आपका अभंग विच्छेद। चौथे नंबर पे है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। और पांचवें नंबर पे है सर सैयद अहमद का खत। ठीक है, तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए सी बी ई डी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आगे की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। गैंग्रीन, जयदोल, हिली बोन की बतखें, कलाकार की मुक्ति, विपथका। तो इसमें सबसे पहले जो कहानी लिखी गई 1937-38 के बीच, विपथका। ठीक है, और फिर 1952 में लिखी गई जयदोल। ठीक, और इसके बाद 1954 में कलाकार की मुक्ति, ये सब है। तो इसमें जो सबसे पहले दिया गया है ई दिया गया है, तो इसके मुताबिक सही जवाब हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो इसके क्रम को आप देख लीजिए। विपथिका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गैंग्रीन का दिया गया है, तीसरे नंबर पे आपका हीली बोन की बतखें, चौथे नंबर पे दिया गया जयदोल, पांचवें नंबर पर दिया गया है कलाकार की मुक्ति। तो चूंकि आगे की कहानी आपके सिलेबस में केवल गैंग्रीन, लेकिन उसी के बहाने अ, आगे का जो कहानीकार पक्ष को भी पूरा यहाँ पर चेक करने की। देखिए, अगर आप नहीं जान रहे थे, केवल विपथिका को भी जानते हैं, तो भी आप इसका सही जवाब। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आलोचना, सद्भव, बालाबोधिनी, तो धर्मयुग। तो अब बालाबोधिनी आप जानते हैं भारतीय हिंदू युग की पत्रिका, हिंदू द्विवेदी युगीन पत्रिका, धर्मयुग जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया आधे अधूरे का इसमें प्रकाशन हुआ था। आलोचना 1951, सद्भव 1900। कुछ जैसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। इसमें पहले होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन। पहले नंबर पे आपका सी, ई, ई, ए, सबसे अंत में सद्भव। सही जवाब हो गया ऑप्शन। निम्नलिखित काव्य कृतियों प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्य कृतियां दी गई हैं, परिमल, भारत भारती, अकाल में सारस, पहाड़ पर लालटेन, हंसी।
परिमल डाला। आप जोड़ के जो भी आ रहा है उसके सामने-सामने लेंगे तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। कट में अब पहाड़ पर लालटेन तो क्या होगा थोड़ा पहाड़ पर लालटेन का जो प्रकाशन वर्ष है को लेकर तो भी ठीक है। तो यहाँ पर क्रम अगर इसका हम करें सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा आपका ई ठीक है 46 का अगर जो चौथा ऑप्शन भारत भारती पहले नंबर पे पर परिमल पर पे चौथे नंबर पे का अकाल और अकाल में सारस और पांचवें नंबर पे सही जवाब हो रहा है ऑप्शन इनकी काव्य कृतियां हैं ये भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए ठीक है आप निराला का है नाना खान और रामधारी अगला प्रश्न है रामायणी की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित यही त्रिक देखा तुमने शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते ये विज्ञान भरे अनुशासन स्वयं व्यस्त पर शांत बने ये बहुत कठिन है ऐसा प्रश्न आपको हल करना ये रहस्य दर्द है से उठा लिया गया अब इतना आप याद रखेंगे तब रामायणी को तब बहुत बेहतरीन मान लीजिए बहुत सारे बच्चे सिलेबस में दिया रहता है इसी को बस याद कर लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा सिलेबस के बाहर से भी का जो यहाँ पर क्रम बनाया जा रहा है वो है पहले नंबर पे है स्वयं व्यस्त पर शांत बने फिर दूसरे नंबर पे है शास्त्र शस्त्र रक्षा में पद फिर तीसरे नंबर पर है ये विज्ञान भरे अनुशासन फिर चौथे नंबर पर है क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते और सबसे अंत में यही देखा ये पंक्तियां हैं इस तरीके की पंक्तियां विद्यार्थियों को केवल ध्यान करने के लिए जा रही है फिर भी हाँ, टेबल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए पर बनाया जा रहा है ध्यान रखना है। सही जवाब हो गया इसका 43 का यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित साहित्य अकादमी और जितने भी हिंदी साहित्य पुरस्कार दिए जाते रहे तब पर हमने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है और बार बार आप सभी से आग्रह यही होता है कि कोई थंबनेल इत्यादि मत देखिए ये देखिए कि आपके लिए ही बनाया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार नाम दिए गए दो पंक्तियों के बीच मुझे चांद चाहिए आंगन के पार द्वार टोकरी में दिगंत कविता के नए प्रति पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये किनकी किनकी रचनाएं हैं, ये ध्यान में आना चाहिए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा जरूर आ रहा होगा थोड़ा सा वक्त लेकर जरूर सोचिए ठीक है 2002 में दो पंक्तियों के बीच जो रचना है उसको साहित्य अकादमी दिया गया मुझे चांद चाहिए दिया गया 1996 में आंगन के पार द्वार को दिया गया 1961 में टोकरी में दिगंत सबसे लेटेस्ट इसको दिया गया है और कविता के नए प्रतिमान को दिया गया तो एक तरह से तो जो आप देख रहे हैं इसका जो क्रम बन रहा है नंबर 48 का जो क्रम बन रहा है यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है सबसे पहले आपका हो गया आंगन के पार द्वार फिर दूसरे नंबर पर कविता के नए प्रतिमान पर पे मुझे चांद चाहिए पर पे का दो पंक्तियों के बीच और पांचवें नंबर ये आप देख रहे हैं कि अक्सर जो यूजीसी नेट के सिलेबस को आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ कि 2000 के बाद का नहीं पूछा जाएगा लेकिन देखिए कब कब हुई तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा ठीक है अनामिका द्वारा लिखित काव्य संग्रह एक तरीके बाकी आप देखिए सही जवाब हो गया ऑप्शन पहले निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए
काव्य सिद्धांत दिए गए, पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, जातीयता का सिद्धांत, गिरिज सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत। तो आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ, ठीक है, रोचे, नहीं आ रहा है तो समय नहीं पता है तो ऐसे लिख सकते, लोनजाइनस, ठीक है, और अरस्तु, और फिर आइए, ठीक। तो इस हिसाब से इसका जो सही क्रम बन रहा है ऑप्शन तीसरा है, डी सी ए बी, यानी कि सबसे पहले अरस्तु, फिर इसके बाद आप दूसरे नंबर पे लोनजाइनस का जो सिद्धांत, तीसरे नंबर पे वर्ड्सवर्थ का जो, चौथे नंबर पर जो आपका रोचे का सिद्धांत है, जिसको कि वक्रोक्ति सिद्धांत से भी जोड़ा जाता है, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा पूरा जो मैं बता रहा हूँ। और पांचवें नंबर पे है अमूल्य सिद्धांत, या फिर संप्रेषण कहा जाता है। आइए सही जवाब हो गया ऑप्शन। ये क्वेश्चन, इसका आंसर खोजने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी, और क्या बताऊं, बहुत ही अंदर से ये सवाल पूछा, पर सही किया हूं तो क्या बात है। पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र की निम्नलिखित टिप्पणी को सही क्रम में व्यवस्थित, और देखेंगे आप क्या कारण है कि घूम फिर के रामचंद्र शुक्ल कहीं न कहीं से आ जाए, ठीक है। और इस बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो ऐसी ग्रंथावली आप लोगों के पास होगी कि दूसरे संस्करण की भूमिका से सवाल पूछा, और एक पैराग्राफ है और उसी पैराग्राफ की लाइन इधर-उधर। अब ये पेपर को कठिन करने के लिए किया गया है कि का अंदाजा लग रहा है बहुत। फिर भी अ, जो सोर्स है मैं बता दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी लेट से जुड़े होंगे उनको मैं बता दूँ कि ये 2025 के पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये खुद के द्वारा भी प्रश्न मैंने नहीं बनाया हुआ है। कोशिश यही है कि आप सब थोड़ा-सा एग्ज़ाम के पहले देख लें वो जो-जो जिनको आप इग्नोर कर रहे थे या फिर नहीं ध्यान दे रहे। शुरुआत देखिए यहाँ से हो रही है। इसका जो आंसर हमने खोजा है, वो आंसर हो रहा है चौथा। यानी कि सबसे पहले आपका डी होगा। जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, ठीक है? और फिर इसके बाद इसमें इस्लाम की मज़हबी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लंबा-चौड़ा वर्णन। एक चीज़ आपको देखना है कि अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से सजाना जानते हैं, ठीक है? कि कौन-सा वाक्य किससे जुड़ सकता है, तो आराम से इसको भी आप जोड़, ठीक है? तो जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इसमें इस्लाम की मज़हबी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लंबा बड़ा वर्णन है, ठीक है? इस प्रकार प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा, सारे जीव-जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर-थर काँपेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि पैराग्राफ को कौन लाइन किसकी सरलता से हमने बात कह दी है। शायद एग्ज़ाम हॉल में इतनी सरलता से चीज़, ठीक है, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। कई बार सुनी हुई चीज़ें या फिर अनुभव द्वारा बताई गई चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कविप्रिया कृष्णदास, प्रेम वाटिका रसखान, हरित चरित्र लालचदास, प्रेम सागर दामाचरित नरोत्तम दास। अच्छा देखिए, पहले यही प्रश्न सुमेलित वाले पर पूछा जाता था, कौन सुमेलित है कौन नहीं। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ, तो अब हमें बताना है कि इसका सही क्रम क्या हो सकता है। सही क्रम इसका दूसरा वाला है, पहले हरिचरित, ठीक है, फिर सुदामा चरित, बाद है आपका चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर। तो प्रेम सागर सबसे लेटेस्ट रचना जो है वो प्रेम सागर, इसलिए अगर आप प्रेम सागर को भी देखते हैं सबसे आखिर में, तो भी इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। अब इसमें जो सही क्रम है उसको बताना, यानी कि कविता का एक अंश दे दिया गया है और उसको हमें सजाना, एक तरीके से उसको कोरिलेट करना है कि कौन पंक्ति किससे जुड़ सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। सही जवाब हो रहा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा। ठीक है, तो ये अंश है, और अंश कहाँ का लिया गया है? अंधेरे में कविता जो है वहां से इसको लिया गया। तो नॉर्मली हम याद करते हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने में मिलेंगी बाहें, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। बस वही इधर उधर तितर बितर दे दिया जा रहा है आपको, उसको क्रम से व्यवस्थित करना। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीय ज्ञानपीठ, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, फोर्ट विलियम कॉलेज, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, संगीत नाटक एकेडमी। तो इनके स्थापना वर्षों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पर हम एक बार स्थापना वर्ष को दे देते हैं। कई जगह पर किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। 1965 से तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, कई जगह पर 1944 में बताया जा रहा है इसकी स्थापना हुई। हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में स्थापित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज आप जानते ही 1800 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1915 1918 भी दिया रहता है। और संगीत नाटक एकेडमी जो कि 1953 में। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें, इसका जो आंसर हो रहा है, आंसर हो रहा है चौथे नंबर का जो ऑप्शन है। सबसे पहले तो फोर्ट विलियम कॉलेज होगा एकदम से, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर हिंदुस्तानी एकेडमी, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दो में मुकाबला यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम 1965 माने, 1944 में माने, फिर हिंदुस्तानी एकेडमी हो जाएगा यहाँ पर, और फिर भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक, सबसे नजदीकी में जो है वो है ऑप्शन चौथा। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नई कविता, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और कविता। तो आप जानते हैं कि 1930 के बाद तो छायावाद के समानांतर एक काल चल रहा था, हालावाद। 1930, फिर 1943, फिर 1954, ऐसे याद कर लेना है। इसके मुताबिक जो इसका सही क्रम हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर हालावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, बाद नई कविता, अंत में अकविता। सही जवाब हो गया ऑप्शन। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा कथन इंस्पेक्टर माता दिन के है? एक चीज आप देखेंगे, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, तो बार बार उसमें जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो माता दिन ने कहा। एक तो माता दिन गोदान में थी, लेकिन यहाँ पर माता दिन इंस्पेक्टर के रूप, इंस्पेक्टर माता दिन। संवाद में जो है वहां से सवाल पूछा जा रहा है, काफी हमने को खोजा और देखा भी आप सभी को बताने के लिए। ठीक है, तो इंस्पेक्टर माता दिन के कथन कौन से हैं? तो एक तो है कि इसमें इंस्पेक्टर माता दिन का जो कथन है, अब वो है आपका ए और डी, यानी कि मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। ये माता दिन का है, इंस्पेक्टर माता दिन। और हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। तो ये तो दोनों है इंस्पेक्टर माता दिन।
लेकिन बाकी किसका है ये भी आप ध्यान दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ, ये एक कोतवाल है इस कहानी में का एक कथन है। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। ये जो बात कहा है अ, ये प्रधानमंत्री ने, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसमें प्रधानमंत्री का भी जिक्र होता है। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। ये एक पात्र है गफूर, उनका एक कथन, ठीक है। तो कम से कम इन तीनों कथनों को आप जान गए। इस प्रश्न को देखकर मैं इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर एक बार फिर से पढ़ा, तो मुझे लगा कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप देख रहे हैं कितनी बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो कहा गया कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। संसार की हर बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय को लिए हुए। निबंध में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता, वरन एक विशेष रचना सौष्ठव लेकर आता। तो शुक्ल जी के कौन कौन से कथन है? सही जवाब है तो ए है, फिर इसके बाद सी है, फिर इसके बाद डी। बाकी आप देख रहे हैं कि दो में नहीं, ठीक है ना। मतलब बी और ई तो बिल्कुल नहीं है। बाकी सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा। एक चीज आप देखेंगे जो ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पर, बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को साथ। आपको याद आ गया होगा कि हमने मेंस की तैयारी कराते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव मनोविकार संबंधी अ, प्रश्न को हमने कराया था। उसमें बताया था कि भूमिका में उन्होंने चिंतामणि भाग एक की भूमिका में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि हम तो अपनी यात्रा पर निकले थे बुद्धि के साथ, लेकिन जहां भी जरूरत पड़ी हमने हृदय को भी साथ ले लिया। देखिए, कुछ सूत्र होते हैं जिनको आप पकड़ लेते हैं तो सही उत्तर तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। प्रश्न ये बहुत बड़ा था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित, शिव मूर्ति से संबंधित कौन सी पंक्तियां, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि शिव मूर्ति से संबंधित जो यहाँ पर दिया गया है, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। यह मूर्तियों यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? यह दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा। दो कंट्रोवर्शियल टाइप के आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तो ई देख रहे हैं और एक तो बी देख रहे हैं। तो ई तो है पॉजिटिव में, तो ये तो सही हो गया, और बी क्या हो गया यहाँ पर गलत, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। और जो डी है, डी जो है ये सरदार पूर्ण सिंह की पंक्ति, ठीक है। और ये पंक्ति कहाँ से उठाई गई? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों का, वहीं से इसको उठा लिया गया। ये चीज भी ध्यान रखना है। सही जवाब हो रहा है सी और ई, ठीक है। तो वो है शिव मूर्ति जो प्रताप नारायण मिश्र के निबंध से इसको लिया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद श्यामनाथ की पत्नी के नहीं? ध्यान रखना है कि श्यामनाथ के नहीं बल्कि पत्नी के संवाद को पूछा गया।
और बात उस समय हो रही है जब ये लोग तैयारी कर रहे हैं और माता जी कहाँ रहेंगी उसको लेकर बहुत लोगों को टेंशन हो जा रहा है। तो उसी चीज के आधार पर हमें बताना है कि कौन सी इनकी पत्नी का है इसमें। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाए। ठीक है, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर। ठीक है, ये नहीं है। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, इसको बुरा लगेगा तो सारा मजा जाता रहे। तब सामनाथ को चिंता है इसकी। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। तो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो शामनाथ की पत्नी है, उनके दो कथन यहाँ पर हैं। ठीक है, ए और ई। ठीक है, ए और ई है शामनाथ की पत्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है? अस्तित्ववाद का मूल आधार ही वैयक्तिक सक्षमता है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अभी ऊपर आपने देखा कि मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे कुछ आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। नीत्शे ने कहा अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था। युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। सार्त्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों। तो अस्तित्ववाद से संबंधित कौन सी कथन है यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ये अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है? वैयक्तिक स्वच्छंदता या स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। नित्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, उसी से संबंधित है। और सार्त्र जो है अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक। तो ई सही हो गया, फिर बी सही हो गया, फिर ए सही हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जेसुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक 1689 में लिखी गई। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्यवहृत लिपि का नाम उन्होंने अक्षर नागरी लिपि बताया। तो सत्य बताना, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहली बार यहाँ पर सत्य पूछा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है सत्य में ए और सी है। ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर जोहान जेसुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित है और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके लिए लिखी गई थी खासतौर से। और बाकी जितनी भी बातें लिखी गई सब क्या है यहाँ पर गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शंभुनाथ के अनुसार, डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित? बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है, 1857 का स्वाधीनता संग्राम। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज विरोध है। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है। केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर भारतीय नवजागरण के बारे में जानना है तो डॉक्टर शंभुनाथ की किताब को पढ़ना होगा आपको। ठीक है, तो उसके आधार पर ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला है, ए और बी। यानी कि बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है और हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप भारतेंदु योगीन रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर बहुत तेजी से उभर कर सामने आता है और बाकी लंबे समय तक चलता है जब तक हम आजाद नहीं हो जाते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए और बी। तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तमस उपन्यास से संबंधित। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। इस उपन्यास में नत्थु और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हरसंभव प्रयास करता है। तमस प्रथम विश्व युद्ध की के समय की कथा।
ये तो एकदम से गड़बड़ है। ठीक है, तो जहां जहां ई है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म कहानी की स्मृतियों पर आधारित है और ज्यादातर जो घटनाएं हैं उनके चरित्र क्या है, वास्तविक। ठीक, सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ऑप्शन ए और बी। ठीक, अगला जो प्रश्न है, मैला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। मेरीगंज गांव में 16 वरण के लोग रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत, यादव। उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है। तो मेरीगंज महिलांचल को लेकर हमने कम समय में कैसे इसको पढ़ें, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, उसमें उल्लेख भी किया था। तो मेरीगंज मेरी मेम के नाम पर पड़ा हुआ था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। अब बहुल संख्या में है, पिछड़ी वर्ग के लोग ज्यादातर इसमें। और आप देख रहे हैं कि 3 दल हैं, बिल्कुल सही है, ब्राह्मण भी तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, सी और डी। सी और डी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है? मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। इडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सब प्रयोजन होता है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा काम वृत्ति का उतना महत्व नहीं जितना अहम का है। युंग ने इड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो इसमें हमें बताना कि सही कौन। ठीक है, तो मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है, बिल्कुल सही है ये। फ्रायड का मानना है कि मानव का सबसे छोटा छोटा जो भी व्यवहार होता है प्रयोजन के आधार पर होता है, ये भी सही है। के बाद है कि एडलर के अनुसार लिबिडो यानी काम वृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना। तो ऑप्शन डी तीसरा इसका सही जवाब हो रहा है, ए सी डी। बाकी यहाँ पर युंग ने इड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना की थी, गलत है। फ्रायड ने ही की चर्चा की हुई थी। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए सी डी। ठीक, अगला प्रश्न है, दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? महात्मा फुले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। गांधी जी सिद्धांततः पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक थे। तो सत्य हमें बताना है, सत्य कोई दो ही है इसमें, इस हिसाब से ऑप्शन दिया। ठीक है, तो 1863 में नहीं बल्कि 1873 में हुआ था, इस तरीके से गलत हो गया यहाँ पर। 1913 में नहीं बल्कि 1932, इसलिए ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर 65 का जो सही जवाब हो रहा है कि अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, जो 1928 में 27 में आया था। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की, सही। गांधी जी बिल्कुल इसका समर्थन नहीं किए थे। सही जवाब हो रहा है सी और डी। सी और डी यानी चौथा ऑप्शन इसका सही। ठीक है, स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 में ही नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की। 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। बेट्टी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। केट मिलट की पुस्तक द फीमेल यूनक स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है। सुशांत बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया। अब इसमें कोई 3 कथन या 2 कथन सही है। एक चीज हमें यहाँ पर देखना है थोड़ा सा। ठीक है, देखना ये है
कि 1848 में नहीं बल्कि 1920 ईस्वी में मान्यता मिली। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो द फीमेल यूनिक करके है, ये केट मिलट नहीं है, बल्कि इसकी जो लेखिका है जर्मेनिक ग्रीर, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। और ई भी गलत हो गया। यहाँ पर सुसान बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये केट मिलट की, इसी में इधर उधर किया है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो मैं तो 3 गलत निकाल दी। तो सही क्या हो गया, सही हो रहा है ऑप्शन चौथा, सी और बी। सी और बी जो है वो सही ऑप्शन है, बाकी क्या है यहाँ पर गलत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता। द्वंदात्मक भौतिकवाद यह बतलाता है समाज की उत्पादक शक्तियां निरंतर स्थिर रहती हैं। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है। इसमें से कोई 3 या 2 कथन है जो कि सत्य है, ठीक। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के संदर्भ में देखा जाए तो मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और इसके बाद है मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये भी सही। यही दोनों ऑप्शन इसमें सत्य हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से, ठीक। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, ए और डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तराधुनिकता से संबंधित? उत्तराधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है। उत्तराधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। इसमें समतावादी सार्वभौमिक शक्तियों का नकार है। उत्तराधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। इसमें आधुनिकता की सक्षमता का नकार है। उत्तराधुनिकता के बारे में 5 बातें यहाँ पर कही गई हैं, उसमें से कोई 3 बातें या 2 बातें क्या है, संबंधित है। सही विकल्पों का हमें चयन करना है। तो उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है, सही है ये। फिर इसके बाद इसमें समतावादी सार्वभौमिक शक्तियों का नकार है। इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। और बाकी जितने भी हैं ये सब इससे जुड़े हुए नहीं, ठीक है। ईश्वर सर्वोपरि है, ये लोग बोलते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, इस तरीके से इनका चिंतन है। कई बार ये विवाद का विषय रहता है कि जो उत्तर आधुनिकता है, आधुनिकता की प्रतिक्रिया में इसका, ठीक है। तो जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन चौथा, इसका सही जवाब है ए सी ई। 68 का जो सही जवाब हो रहा है ए सी ई, ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? भाषा पैतृक संपदा है, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है। हमें सत्य कथन इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए भाषा पैतृक संपदा बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, सामाजिक संपदा। हम जिस समाज में जन्म लेते हैं वहां की भाषा को सीख जाते। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है, उसे उत्पन्न नहीं करता है। बात बिल्कुल सही है। और भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, ये भी सही। और जितने भी इसमें कथन दिए गए हैं सब क्या है, गलत। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा, बी और डी। 69 का बी और डी, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। भाषा यहाँ पर बताएगा कि सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की हो जाती है, बिल्कुल गलत है ये। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी राजरासों के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब आप देखेंगे कि ये जो चीज है एकदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। और ये प्रश्न इतना प्रचलित हो गया है कि आरपीएससी ने भी इसको पूछा,
और उसके पहले हमने पुस्तक जो लिखी थी इसी तरीके के प्रश्न को बनाया हुआ था। बाद में आरपीएससी का एग्जाम हुआ। तमाम विद्यार्थी आश्चर्यचकित रहे कि इसी बुक से मिल गया क्या? लेकिन कुछ ही दिनों बाद हो गई थी आरपीएससी का एग्जाम हो गया था, तो मैं नहीं कहूंगा कि उसी में से आया था, लेकिन एक होता है। और यहाँ पर भी यूजीसी नेट ने भी वही सवाल पूछा। 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। हमें सही नहीं है बताना है यहाँ पर। मुख्य छंद कवित्व दोहा सब है। 69 सर्गें भी है। कल्हड़ ने नहीं पूरा किया बल्कि जल्हड़ ने पूरा किया था। और कहा गया कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा अब भाटों की कल्पना नहीं करते, बल्कि वो इस पे जोर देते हैं। ठीक है ना? नहीं, अगर नहीं रहता तो हो जाता काम, इसलिए गलत हो गया ये। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी तथ्य सही नहीं है, हमें बताना है। ये तथ्य सही नहीं है, हमें बताना है। तो तथ्य सही नहीं है, तो देख रहे हैं कि डी और ई जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक है? इसलिए कई बार जल्दीबाजी में अगर यहाँ पर हो जाता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन देखिए तथ्य सही नहीं है पूछा गया है, तो यही दोनों तथ्य जो है सही नहीं, डी और ई। बाकी ऊपर के जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही तथ्य हैं। खासतौर से जो सी ऑप्शन है खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आदिवासी विमर्श से संबंधित है? कौन सी कृतियां आदिवासी विमर्श से संबंधित है, हमें बताना है। ठीक है? जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, मन मांजने की जरूरत, मन मरंग, घोड़ा नीलकंठ हुआ या घोड़ा नीलकंठ हुआ, प्रमथ गाथा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को हमें चुनना है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ नई रचना है। जैसे जंगली फूल जो रचना है, जंगली फूल रचना है, आप इसको नोट कर लीजिए। जोराम जोराम यालाम नाबाम, अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी आदिवासी लेखिका है ये। जोराम यालाम नाबाम, नगाड़े की तरह शब्द बजते रहे, निर्मला पुतुल, मन मांजने की जरूरत। ठीक है? मन मांजने की जरूरत लिखा है नामिका ने। मन मरंग नीलकंठ हुआ। ठीक है? तो इसको लिखा है महुआ माझी। प्रमथ गाथा धर्मवीर भारत। तो इसमें आदिवासी विमर्श से संबंधित हमें बताना। ठीक है? तो इसका जो यहाँ पर आप बता देंगे तुरंत। का जो सही जवाब हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है? आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। और निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां आमिर खुसरो द्वारा रचित है? एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यो पानी, सुनि सेज पिए तालई रे, पिए बिनु घर मोए आजी, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, अग्नि जो लागी नीर में, कंदो जलिया हार, चाम मांस वाके नहीं ने, हाड़ हाड़ में वाके छे। सही उत्तर का चयन करना है, बताना हमें कि अमीर खुसरो द्वारा लिखा। ठीक है? तो इसमें से एक प्रश्न मैंने कमेंटी सेक्शन में भी पूछा हुआ था, हम विद्यार्थी सही जवाब बताए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो गए, उनके लिए नया प्रश्न हो सकता है, यहीं से हमने प्रश्न को लिया हुआ था। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, ए सी ई। एक नार पिया को भानी, एक नार ने अचरज किया, और चाम मांस वाके नहीं, नेक हाड़ में वाके थी। तो ये तो हो गया आमिर खुसरो। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि तूनी सेज पिया साइली रे, ये है विद्यापति की। और ये प्रश्न पूछा कहाँ से गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से पूछा गया, सीधे सीधे। अगर आपके पास किताब होगी तो खोलकर जरूर आप देखेंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। और जो डी वाला है ये कबीर की
है और ये कबीर ग्रंथावली से इसको किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है? भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुझव्वल, रज्जु। सही विकल्प का हमें चयन करना। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी यहाँ पर है स्त्रीलिंग पकड़ने में। भिड़ंत, रेणु, रज्जु, ACE। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक है, ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, इसकी पंक्ति है। सिंधु सेज पर धारावत अब तनिक संकुचित बैठी सी, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें तेरा अवसाद, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। तो पंक्तियां दी गई हैं और उनके कवि हैं दूसरे तरफ, उनको हमें मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो मिलान हो रहा है, ऑप्शन ए का आप देख रहे हैं कि नागार्जुन की पंक्ति है। फिर बी जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। फिर सी जो है अब वो महादेवी वर्मा की। और डी जो है अब वो किसकी है? डी हो गई जयशंकर प्रसाद। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन का, ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है ए का IV, और बी का आप देख रहे हैं कि 3, और सी का 1, और डी का और 2 हो रहा है। ठीक, तो 74 का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, पद संघटना रीति, ध्वन्यालोकलोचन, रस मीमांसा। सबसे पहले तो हम रस मीमांसा को ही मिला लेते हैं। टी का 3। ठीक है, ध्वन्यालोकलोचन अभिनव गुप्त का हो गया। टी का 2 हो गया। टी का 3, सी का 2। तो 75 का 3 सही हो रहा है धीरे धीरे। भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर इसके बाद पद संघटना रीति, आनंदवर्धन। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखें, ये सब हो सकता है कि वन लाइनर में भी पूछे जाए। सही जवाब हो गया ऑप्शन। आइए, नया प्रश्न था इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। नए पैटर्न पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। और एक तरफ पंक्तियां दी गई हैं, इधर भी पंक्तियां दी गई और आधी आधी दी गई। भरे भवन में करत है नैनन विसु बात। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी का 2 हो रहा है। ठीक है, आगे है, देह दुल्हिया की बढ़े ज्यों ज्यों जोमन ज्योति। ए का 3 हो गया। ए का 3 आप देख रहे हैं कि सही जवाब इसका हो रहा है 76 का सही जवाब हो रहा है ऑप्शन। बाकी आगे देखिए, कानन चारी नैन मृग नागर नरन शिकार। ये हो गया आपका। नए तरीके का प्रश्न है, चितवन रूखे दृगन की हाँ सिबिन मुस्कान। देखो, नया पैटर्न थोड़ा सा अपनाया है यूजीसी नेट ने, ध्यान रखना। यहाँ पर भी मिलान करना, एक तरफ रचनाकार है, रचना है। ठीक, तो अगर इसको हम मिलाएं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है, फिर लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण। ठीक है, तो 77 का अगर हम आंसर मिलाएं, ए का हो रहा है तो प्रद्युम्न विजय। ठीक, इसके बाद लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित। फिर इसके बाद राधा चरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर। ठीक है, तो ए का जो 77 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक तो है संयोगिता स्वयंवर, लेकिन यहाँ पर दमयंती स्वयंवर दिया हुआ है। ठीक है, चकमा देने के लिए दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और आप देख रहे हैं कि समास पूछा गया है, सभी में बहुब्रीहि समास। प्राप्तोदक, वीणा पाण, मारा मारी, सचेत। मिलान करना कि आखिरकार इसमें कौन सा सही होगा।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्राप्तोदक में तुल्य योग बहुब्रीही है, ठीक है। वीणा पाणी में व्यधिकरण बहुब्रीही है। मारा मारी में व्यतिहार बहुब्रीही है। सचेत में समानीकरण बहुब्रीही। तो सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी नए पैटर्न पर सवाल है, समास को भी अच्छे से कर जाना होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा। इधर शब्द दिए गए हैं, हमें मिलान करना है कि क्या परिवर्तन हुआ। तो इसमें सभी चीजों को आप जानते होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। यहाँ पर अपत्यवाचक संज्ञा का जिक्र किया गया है, यानी कि जिससे वंश या फिर संतान इत्यादि के बारे में पता चलता है, या फिर कुल के बारे में पता चलता है, तो उसको हम अपत्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये नया तथ्य आपके लिए हो सकता है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कौन सा बना है, आप देखेंगे कि ऑप्शन ए का 3 यहाँ पर हो रहा है। मुनि से क्या बना, मौन। मौन क्या है, भाववाचक संज्ञा। मुनि जातिवाचक संज्ञा, ठीक। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। रक्त से रक्तिमा, यानी जैसे लाल है विशेषण है, इस तरीके से क्या बन गया, लालिमा। फिर इसके बाद संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से विशेषण बना राष्ट्र, राष्ट्रीय, ठीक है। और व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा बना, वो है कुरु से कौरव, ठीक है। इसीलिए हम लोग कौरव वंश या फिर कौरव नगरी अगर अंधा युग पढ़े होंगे तो उसमें एक अंक का नाम ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 है। ये भी नए ढंग का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक तरफ कवियों का नाम दिया गया है, एक तरफ कृति। मोहनलाल महतो वियोगी, रामेश्वर शरण अंचल, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा मिलान करने पर, तो हम देख रहे हैं कि मोहनलाल महतो का जो की रचना है, कृति है, वो है निर्माल्य, ठीक है। ए का 3 हो गया। रामेश्वर शरण शुक्ल अंचल का अपराजिता। फिर इसके बाद भगवती चरण वर्मा का मधुकण, नरेंद्र शर्मा का फूल फूल, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला लें तो इस सही जवाब क्या हो जा रहा है, ऑप्शन दूसरा हो रहा है। 80 का जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए का 3, एक बार फिर से मिला लेते हैं। बी का 4, ठीक है। सी का आपका हो रहा है 1 और डी का 2। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। समीक्षा और रचना दिया गया है। यहाँ पर कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और उन उपन्यासों की समीक्षा अलग अलग रचनाकारों ने की हुई, ठीक है। तो उसको हमें मिलाना है। तो चारुचंद्र लेख की समीक्षा इसने की, या उससे जुड़ा हुआ कौन सा इसमें तथ्य है, से जुड़ा हुआ तथ्य है टूटा एक टूटा दर्पण, देवी शंकर अवस्थी, ठीक है। देवी शंकर अवस्थी। मैला आंचल, मैला आंचल का हो गया आपका हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमीचंद्र जैन। अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे का हो गया यहाँ पर दूसरों का नरक, श्रीकांत वर्मा। झूठा सच, कवि दृष्टि का अभाव, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही यहाँ पर जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो रहा है, ठीक। तो 81 का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ कवियों का नाम है, दूसरी तरफ काव्य पंक्तियां। ठाकुर, मतीराम, घनानंद, बोधा आदि कवि हैं। पंक्तियों में है, रैना दिन घटिबो करें, प्राण झरे दुखिया अखिया झरना से।
अति छीन मृणाल के तार होते ते, ऊपर पाँव दे आवनो है। हम तो परनारी भई सो भई, तुम तो सुधरव तखियां सिंगरी। ज्यों ज्यों निहारिये हैं नैनन, त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाय। तो हमें इसको मिलाना है कि आखिरकार कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो जो आप देख रहे हैं कि ठाकुर की पंक्ति है, हम तो परनारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियां सिंगरी। और मतीराम की जो पंक्ति है, ज्यों ज्यों निहारिये वह नैननी, त्यों त्यों खरी निखरे सी निखाई। ये हो गया। फिर इसके बाद घनानंद की है। घनानंद की पंक्ति है, रैन दीना घटिबो करें, प्राण झरे दुखियां अखियां झरना झरना से। और बोधा की जो पंक्ति है कि अति छीन मृणाल के तार होते, तिहि ऊपर पांव दे आवनो। इस तरीके से जो इसका सही यहाँ पर विकल्प बन रहा है वो ऑप्शन दूसरा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। स्त्री पात्र हैं और एक तरफ कहानी। सीता, किरण, चंदा, अनीता पात्रों के नाम है और कहानी है। राही, दुलाई वाली, कानों में कंगना, राजा, निर्वंशिया। तो इसका मिलान करें तो सीता का संबंध किससे है? सीता का संबंध है दुलाई वाली। हिरण का संबंध किससे है? हिरण का संबंध है कानों में कंगना। चंदा का संबंध है राजा निर्वंशिया। और अनीता का संबंध है राही। और संयोग से इसमें से ऊपर की तीन कहानियों का हमने मूल टेक्स्ट के आधार पर पाठ भी किया है। आपने चैनल पर देखा होगा, पढ़ा भी होगा इसे। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन यहाँ पर पहला। अगला प्रश्न है, सूची एक में निबंध दिए गए हैं और सूची दो में पंक्तियां हैं। उठ जाग मुसाफिर, उतरा फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें मिलाना है। पंक्तियां दी गई हैं, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु। तो हल बात की गई वो है आपका मजदूरी और प्रेम। ठीक है, सी का एक इसमें हो रहा है, तो दो जगह पर है सी का एक। फिर है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्याग मुसाफिर। और इसके बाद अल्पज्ञ पिता बहुत अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। ये है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। जवानी एक चमाचम धार धार खड्ग है। ये आपका आपका हो गया बी का च। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक है, आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूची और सूची दो। सूची वाले प्रश्न क्या है इसमें आप देख रहे हैं। आवारा मसीहा क्या भूलूं, याद करूं, क्या कहानी अभी क्या गया है। अब इसकी पंक्तियां दी गई हैं, हमें पढ़ना है। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो इससे लग रहा है कि ये समय का एक लेखन एक अनावरत यात्रा जिसका न कोई अंत है, मंजिल बस निरंतर चल जाना ही की अनिवार्यता है, शायद नियति। आप देख रहे हैं पंक्ति दिखाई दे रहा है। एक कहानी है, बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन में मजा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या न हो। तो आप देख रहे हैं आवारा मसीह। लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रख कर सकता हूँ और कलाकार के लिए बड़ी सौगंध नहीं
मैंने मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर्मन नहीं उठा, तो उसमें नई उखड़ा-घुमड़ा अनुवादों के मामले में ये बात यहाँ पर हो। हाँ, और क्या बोलूँ, क्या याद का जो ऑप्शन उभर कर सामने आ रहा है वो है ए का 3 और बी का 4 और सी का आप देख रहे हैं डी का क्या हो गया ऑप्शन। सूची 1 का सूची काम करना है, एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचना है। दोहा कोश, ए शाम बुक्स, हिंदी काव्य धारा, बौद्ध गान व सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं कि राहुल साकृत्यायन का है काव्य धारा। अब बी का 3 आप देख रहे हैं। अब ए का 4 महा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का बौद्ध गान व प्रबोध चंद्र बागची का दोहा कोश, मोहम्मद शहीदुल्लाह का काम बुक्स। तरीके से सही जवाब हो रहा है ऑप्शन। मान लीजिए कहीं भी जानते रहे, दिक्कत नहीं है, आ रहा है उसको। कंफ्यूजन ए और सी में भी बहुत रहता है, कौन किस। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, एक तरफ पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ प्रकाशन हुआ। दंत मार्तंड का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना, नागरिक प्रसारणी सभा की का जो यहाँ जवाब हो रहा है 87 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला का 3 का 4 हो गया का पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महिला आंचल में लेखक और उनका आशय क्या, उनकी हंसी, काल, हमसन, तामुल, बताना हमें कि क्या होगा सही। ठीक है, तो हंसेरी का मतलब है बलवा करने वाला, का यहाँ पर हो रहा है 4। खांसी का अभी 4 हो रहा है। फुलडाल का मतलब है, डाल का मतलब कमसल का मतलब यहाँ पर है नमी कैंडी और दामुल हौज का मतलब दामुल हौज का है यहाँ पर आजीवन कारावास। सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, भारत दूरदर्शन के अंक दिए गए हैं और स्थान दिया, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, पांचवा अंक, कौन किसी पहला अंक का दो बाद दूसरा अंक जो है वो अंक मंदिर, तीसरा अंक जो अब वो है आपका मैदान, अंक मैदान, और पांचवा अंक जो आप भारत दुर्दशा नाटक में लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है। अमूल, आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं तो का जो यहाँ पर 89 का जो हो रहा है, यानी कि का, का 4 हो गया। अगला प्रश्न है, आत्मा का धरातल मनुष्य पर खींचता है और देव धरातल का आकर्षण। पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी भूमिका में लिखी। 4 अध्याय। हाँ, वो सब बात कहाँ लिखा उन्होंने, ये जवाब हो गया अवश्य। के विद्यार्थियों, हमने कुल 90 प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने चर्चा की। ऑलरेडी प्रश्न 2000 आ चुके थे और 10 क्वेश्चन को पैराग्राफ पर आधारित थे, टिक कर दिया है। मेन मैं आप सभी के सामने रखा, इस उम्मीद के साथ रखा कि
आपका कहीं न कहीं रिवीज़न हुआ होगा या फिर जो चीज़ें पहले नहीं समझ में आई होंगी, अब वो फिर से और अगर रिपिटिशन हुआ, तो आप निश्चित तौर पर वहाँ पर गलती करेंगे। जहाँ आपका एक कुछ अंक कम होने चाहिए, वो बढ़ भी जाएँगे। चूँकि जब हम कट ऑफ पर बातचीत करते हैं, तमाम विद्यार्थी 1-2 क्वेश्चन से इधर होते हैं। तो अगर इस प्रैक्टिस सेट से आपके यानी आंसर बढ़ जाते हैं, तो हम इसकी सार्थकता मानें। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।